नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगा रहे थे और टेस्ट में अभी जो है हाल फिलहाल आपका धी आईएएस से हम लोग टेस्ट देख रहे थे। तो धी आईएएस से टोटल 10 टेस्ट अवेलेबल था, आपका 10 टेस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। पीडीएफ 2-3 अवेलेबल पहले कराया गया था, बाकी बचा हुआ पीडीएफ आज मैं 3-4 पीडीएफ और अपलोड कर दिया हूँ और एक आध पीडीएफ और बचेगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ वगैरह जिनको चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। और जब वो टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे तो हम बात एक किए थे कि एक जो है आप सभी को काम कर लेना चाहिए कि रियल टाइम वाला क्वेश्चन देख लेना चाहिए। देखिए, कोई भी आप एग्जामिनेशन देने लिखने जा रहे हैं, आप यूपीपीसीएस लिखने जा रहे हैं, यूपीएससी लिखने जा रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लिखने जा रहे हैं, या आरओ का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, कोई स्टेट पीसीएस हो, तो एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही लेना चाहिए। इससे आपको जो है सही अंदाजा लगता है कि आखिर किस तरह से एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, और जब आप पढ़ने जाएंगे तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है आरओ का जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ था, ये 5 दिसंबर 2021 को, ठीक है, ये आज हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे। और इसमें इसका खास बात ये है कि आपको बिल्कुल सेक्शन वाइज है यहाँ पे। ऐसे तो आपके प्रश्न पत्र में नहीं रहेगा कि ये प्राचीन भारत का है, ये मध्यकालीन का है, लेकिन यहाँ पे एक एनालिसिस पर्पज से इसको रखेंगे। जहाँ तक करेंट अफेयर का बात है तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे दिखा देंगे, बाकी उसका हल का कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन उससे एक नेचर आपको पता चलेगा कि आखिर करेंट अफेयर जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। अब यदि आप मान लीजिए इतिहास का प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास कैसा पूछा जा रहा है। अब एक तो चीज हो गया कि एक फैक्चुअल, और दूसरा बात आ गया कंसेप्चुअल। तो क्या फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों पूछा जा रहा है, या केवल कंसेप्चुअल पूछा जा रहा है, और आखिर पूछा जा रहा है तो आपका प्रश्न कहाँ किस सेक्टर से पूछा जा रहा है। चूंकि आपके एग्जाम में अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल अपडेट आ रहा है कि 4 फरवरी, और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो मोटा मोटा मान के चले तो आपके पास जो है जनवरी तक आपके पास टाइम है प्रीलिम्स के लिए। आरओ के लिए बात करें तो टाइम बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है अभी से। यदि सही डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ सही गाइडेंस में जो है अगर काम करते हैं, आप सही टॉपिक को सेलेक्ट करके स्टडी करते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर उस चीज़ों को आप एग्जाम में लेके नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में राइट डायरेक्शन बिल्कुल जरूरी है, और राइट डायरेक्शन के लिए एक बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता ही है। तो वैसे में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और इसके अलावा जैसे आप लोग का फीडबैक होगा आगे जो है एक आध पेपर और इसका हम डिस्कस करेंगे जो इससे पहले हुआ है। तो आज हम लोग ये जीएस वाला पेपर देखेंगे जो 140 प्रश्न आता है, और इसमें पूरा आपको नेचर का पता चल जाएगा, एक एक टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके लिए जो हम लोग रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका वाईसीटी पब्लिकेशन का है, विथ जो है कंपटीशन टाइम्स का, तो मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो जिनको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक पीडीएफ वगैरह का बात है, मैं पीडीएफ वगैरह आप सभी को दे दूंगा, और मेरे से जो है जितना बन पाएगा आपके एग्जाम के लिए उतना बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद एक हम हिंदी का भी प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, रियल टाइम वाला, कि अगले दिन हम लोग देखेंगे कि जो 60 प्रश्न आते हैं आखिर वो किस तरह के आते हैं। अभी तक अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो धी का आपका 10 टेस्ट हो गया, 7 टेस्ट आपका पीसीएस मंत्रा का हो गया, इसमें 5 टेस्ट बचा हुआ हम आपको करा देंगे। जीएस वर्ल्ड से भी यहाँ पे 5-7 टेस्ट हम लोग किए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो बेहतर अवेलेबिलिटी हो वो आप सभी को करा दें। चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आप लोग, एक मेरा बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद सोर्सेज मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे जहां टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ सोर्स मटेरियल पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि अधिक रिसोर्स को आप फॉलो करेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और वैसे में आप सिलेक्शन से जो है दूर हो जाएंगे। चलिए, तो आगे उस पर एक बार बात होगा एक अलग सेपरेट लेक्चर में। यहाँ पे एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो आपको 2000 जो है 21 में लास्ट टाइम आया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, ये प्राचीन इतिहास से पूछा गया है। तब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे अंग्रेजी में भी क्वेश्चन है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, तो यहाँ पे अंग्रेजी वाले को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एक तरफ आपका फॉरेन ट्रेवलर्स है और एक तरफ ईयर ऑफ टूर है, यानी विदेशी यात्री भारत में कब कब भ्रमण किए। अब देखिए, डायरेक्टली ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपसे डेट जो है पूछने का उम्मीद कर रहा है एग्जामिनर। पहला फाइयान है 399 से 414 ईस्वी तक। वेनसांग है 629 से 645 ईस्वी तक। इत्सिंग है 679 से 695 तक। ये सारे लोग जो है चाइना के यात्री रहे हैं, जैसे आप सभी को पता होगा। और अल मसूदी
ये 957 एडी में। इसमें बताना है कौन सा आपको गलत है, इसको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रश्न पत्र अब छपता है तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो ये मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे। पहला यहाँ पे ध्यान देंगे तो फैयान, आप लोग मेरे साथ पैरेलली आंसर करते भी रहेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि देखिए आप लोग कितना प्रश्न जो हल कर पा रहे हैं। अभी आप जो है किस स्थिति में हैं कि आपका 140 में कितना नंबर आ पा रहा है। अब एक बात और ध्यान देंगे कि निगेटिव भी है। ठीक है, तो आप OMR सीट ले लेंगे और मेरे साथ पैरेलली हल करेंगे। मैं सफिशिएंट यहाँ पे टाइम दूंगा। देखिए पहला सही बिल्कुल है कि फैयान जो है 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, वेनसांग जो है 629 से 645 तक, ये भी सही है। इत्सिंग जो है आपका, ये जो है आपको यहाँ पे दिया है 679 से 695 तक। ये जो इत्सिंग की अगर बात करेंगे तो ये 671 से 72 और 693 से 94 के करीब में, तो ये तो आपका गलत हो गया। अल मसूदी जो है ये 915 से लेके 916 तक, तो ऐसे में ये भी आपका क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे दो गलत हो गया। ठीक है, और इसमें जो है आयोग के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन सी माना गया है, लेकिन यहाँ पे डी भी माना जा सकता था, थोड़ा विवादित प्रश्न था चूंकि यहाँ पे दो गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग एक्सप्लेनेशन। फैयान जो है आपका 399 से 414। अब देखिए यदि आपको नहीं आ रहा है आप इसको याद कर लेंगे, मोटा मोटा याद कर लेंगे कि फैयान जब लगभग 399 से 414 ईस्वी तक, वेनसाक 629 से 645 तक, इत्सिंग जो है 71 से 72 और फिर 93 से 94, अल मसूदी 915 से 916। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपके, निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, अब डायरेक्टली जो है जनता द्वारा किनको चुना गया था ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ फ्लोइंग किंग्स वाज वेयर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली टू पब्लिक। पहले भी ऐसा होता था, जैसे आप सब पढ़े होंगे तो महाजनपद काल में भी कुछ गणतंत्र था, वहां पे जनता द्वारा डायरेक्ट कुछ चुने गए राजा थे। तो ऐसे में पूछा गया है, पहला है हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदी वर्मन, पल्लव वर्मन। अब ऑप्शन को ध्यान देंगे, यहाँ है आपका 1, 2 एंड 4, फिर आपका 2, 3, 4 और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 2, 4, 2, 3। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, गोपाल। गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे, ये डायरेक्टली जो है जनता के द्वारा चुने गए थे। और एक नंदी वर्मन आपका पल्लव, तो ये दो हो जाएंगे, ये दो लोग हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देख सकते हैं और PDF वगैरह भी हम अवेलेबल करा देंगे। देखिए शशांक की मृत्यु के बाद 637 में लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में क्या रहा, अराजकता रहा। और इसके बाद देखेंगे तो नागरिक जो वहाँ के बंगाल के नागरिक थे वो गोपाल नामक एक जो है सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बना दिए और गोपाल जो है पाल वंश का स्थापना किए थे। तो ये भी बात भी ध्यान रखेंगे, गोपाल द्वारा पाल वंश का स्थापना किया गया। पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को भी नंदी वर्मन पल्लव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये दो प्रश्न हो गया आपका। अब दो प्रश्न देखिए यहाँ पे आपसे प्राचीन भारत से पूछा गया है। अब आगे जो है ये आपका मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया, तो हम लोग केवल प्रश्न कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच द फ्लोइंग जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड एंड गॉडेस वर द वर्शिप्ड इन रॉयल पैलेस। निम्नलिखित में से जो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो यहाँ पे जो है सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, आप लोग किए होंगे, सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन खुसरो शाह थे और इनके कार्यकाल में हिंदू देवी देवताओं का पूजा होता था, नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मेडाइवल से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, खिलजी वंश के जो है, खिलजी वंश के संस्थापक आप सबको पता ही है, जलाउद्दीन खिलजी, और इसके अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन खुसरो। और इन्हीं के समय शासनकाल में शाह महलों में जो है शाही जो महल था, हिंदू देवी देवताओं का पूजा होता था। नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। ठीक है, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसने शत्रुओं से उनके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है
के नारे लगाए थे। उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमान द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास किया गया था। चलिए, तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? ठीक, देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे और सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडाइवल में भी सल्तनत से यहाँ पे दो प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस सल्तनत काल से दो प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साम्राज्य के जो है सुरक्षा के लिए जो है विशेष सेना नियुक्त किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अब देखिए, दो सल्तनत से हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद मुगल साम्राज्य से आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्लियरली आपको जो है टॉपिक जूम होता हुआ दिख रहा है कि कहाँ आपको फोकस करना है। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुल्ली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां? ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे, आसान सा प्रश्न था ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुल्ली खां। तो बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है मुर्शिद कुल्ली खां। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुगल बादशाह जो है फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुल्ली खां। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है बंगाल में सूबेदारी जो है वंशानुगत हो गया। ठीक है, नियुक्ति समाप्त हो गई और इसके बाद क्या हो गया, आपको ये जो है वंशानुगत हो गया। और बंगाल की राजधानी जो है ढाका से यहाँ पे मुर्शिदाबाद हस्तांतरित भी किया गया था। 1719 में देखेंगे फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुल्ली खां को उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया था। ये सब चीजें थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये मिसलेनियस है। तो अभी हम लोग देखें कि आपका जो है दो प्रश्न जो है प्राचीन भारत से, फिर यहाँ पे आपको तीन प्रश्न जो है आपसे पूछा गया मेडाइवल से। अब कुछ मिसलेनियस पूछा गया है, उसमें पहला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला है, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लहना। ठीक है, तो गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था, और ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया एक मिसलिनियस प्रश्न। अब जो है आधुनिक भारत से जो है आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब कहानी है कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत कहाँ से होता है? तो देखिए, मुगल डिक्लाइन करते हैं और उसके बाद क्या होता है, आपको मुगल के डिक्लाइन के बाद अंग्रेजों का भी, यूरोपियनों का आगमन होता है, और यहीं से जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय वाणिज्यिक क्रम का प्रारंभ। अब इसे देखिए क्या प्रश्न बनाया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुआर्ट बाराबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नो नूनिज? ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पुर्तगाली देश का नहीं था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, पीटर मुंडी। ठीक है, अब भारत आने वाले विदेश नागरिक में देखेंगे तो यात्रियों में पीटर मुंडी कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था। यहाँ पे पूछा गया था और ब्रिटेन का था, और ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी जो ऑप्शन में दिया था, दुआर्ट बाराबोसा, डोमिंगो पायस, फार्निंडो नूनीज, ये सारे लोग पुर्तगाली थे। पहला प्रश्न आपको जो है आधुनिक भारत के इतिहास से ये पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या 7 देख लिए हम लोग। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अब देखिए अगला जो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, तो एक जो है आपका मुगलों का पतन या पुर्तगाली या यूरोपियों का आगमन से, दूसरा है निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ये पूछा गया। अब यहाँ पे थोड़ा नेचर भी आप देखिए कि प्रश्न जो है कैसे आपसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूछा गया है कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे तीन चार घटनाएं हैं। पहला है कि लाला हरदयाल का गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना,
हिक्की का बंगाल गजट का प्रकाशन और विलियम जोन्स का बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। अभी यदि आपको ईयर याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है तो फिर जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर जो है कर लिए होंगे। देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे बंगाल गजट की बात करेंगे तो ये बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा, और ये कब बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था? 1780। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ये कब बना था आपका? 1784 में बना था। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें ध्यान देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में, और गद्दर पार्टी का स्थापना जो है ये हरदयाल द्वारा 1913 में हुआ था। अब यहाँ से सीक्वेंस तो आप लगा ही सकते हैं, क्रमवार लगाना है तो सबसे पहले इसमें हो गया 3। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका 4, फिर आपका हो गया 2, और फिर 1। अब 3 4 2 1 जो है कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक, तो देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे। बाकी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन जो है 1780 में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता था कि बंगाल गजट किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ये भी नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब? 1905 में, कहाँ से? तो पुणे महाराष्ट्र से। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना 1913 में, कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये सब भी ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में दे देता और राइट साइड में ईयर दे देता और मैच करने को पूछ सकता था। अगला टॉपिक है यहाँ पे आपका प्रमुख संस्थाएं, संधिया, आयोग और अधिनियम। तो ये आधुनिक भारत का टॉपिक है नेक्स्ट। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ये दिया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे ढूंढना है, तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। दूसरा पूछा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। बात करेंगे अगर, देखिए तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी किए हैं सारे लोग का सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पे फोर्ट विलियम अगर कॉलेज की बात हो रही है तो इसका स्थापना जो है आपको 10 जून 1800 को तो हुआ था, लेकिन ये 10 जून नहीं था, 10 जुलाई था आपको। ठीक है, ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए आपसे डेट भी पूछा जा रहा है थोड़ा, तो आपको डेट पे भी जो जो मोटा मोटा घटना है उसका डेट भी ध्यान रखना है। स्थापना का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना। ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो केवल 2 ही यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला। ठीक है, अगला देखते हैं। थोड़ा माइनर जो है गले में थोड़ा सा कोल्ड लग गया है, तो कोल्ड हो गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। देखिए पहला असर्शन रीजन है। अच्छा प्रश्न है। पहला है यहाँ पे कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किए। और दूसरा है वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बार बार टेस्ट सीरीज में एक बात बताते रहता था कि जरूरी नहीं, देखिए ये ऑप्शन ए में होता है जनरली, दोनों सही है, और इसका ये ऑप्शन सी वाला, ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसका। ये ऑप्शन ए में होता था, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दिया गया, इसलिए मैं बार बार आपको इंडिकेट करता था। देखिए ऐसे बनाया जाता है आजकल प्रश्न। यहाँ पे जो सही आंसर आपका देखिए क्या बनेगा, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। ए और आर सही है, बट आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है भारतीय प्रश्नों को विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किए थे, ये बात सही है। और ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी बात सही है।
तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 11 है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा के भारतीय जो है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है यहाँ पे, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अब ऑप्शन वैसे ही होगा, राइट साइड में ऑप्शन होगा केवल एक सही है, ठीक है, दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। देखिए, तो इसमें जो है आंसर कर लिए होंगे आप लोग, पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था उसी में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में कराना था। ठीक है, ये बात सही है। और बाद में देखेंगे तो लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था 1926 में आपको। ठीक, और उसके बाद आईसीएस का परीक्षा जो है यहाँ पे आयोजित किया गया, और 1922 में जो है इलाहाबाद में आईसीएस का परीक्षा जो है इसी अधिनियम के तहत आयोजित किया गया था इलाहाबाद में 1922 में। ठीक है, तो थोड़ा इसके इर्द गिर्द अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर बदल के पूछा जाता है यहाँ पे, इसलिए इस लेक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप लोग धैर्य पेशेंस रखेंगे, लेकिन ये आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है, इतना बस बिलीव रखें। ठीक है, विश्वास इतना रखें। तो जैसे आपसे मान लीजिए स्टेटमेंट पूछ दिया जाता कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है आपको इलाहाबाद में किया गया 1922 में, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसलिए थोड़ा जो है एक्सप्लेन वे में बात करना सही होता है। तो पहला भी सही था यहाँ पे। दूसरा देखिए, तो 1941 की कहानी है, तो 1941 में भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय जो है प्रतिभाओं के उत्तीर्ण होने का संख्या भारत की अपेक्षा कम हो गया था, ये बात सही है। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 11 हो गया। 12 देखते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न है यहाँ पे, चलिए आपको तो आंसर भी यहाँ पे दिख गया। समाचार पत्र और पत्रिका से है, तो अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास में अभी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का नाम क्या था। मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए मनोरंजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे, और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता नाम था फिरंगिया, इसका रचना किया गया था 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखा गया था। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर, और राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य भी थे। इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये आपको बातें लिखी गई थी, तो इसको भी थोड़ा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अगला जो है ये मॉडर्न इंडिया से ही प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, पूछा है काकोड़ी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। यहाँ पे है बनारसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था, और इसका सही आंसर आपका बन जाता है गोरखपुर यहाँ पे। ठीक है, तो 1900 जो है 27 में यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है आपको गोरखपुर जेल में काकोड़ी षड्यंत्र केस में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड एक और बात आप याद रख सकते हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म जो है 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो विविध मिसलेनियस से कुछ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है, इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहेड की उपाधि को त्याग दिया गया। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है, बताइए। ठीक है, आप लोग, ये आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आप, ए आर दोनों सही है, आर जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा है ए आर सही है लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें यहाँ पे सी ही होगा, बिल्कुल आसान था। वो सहयोग में भाग नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, नाइट
टूट की उपाधि जो है त्याग दी गई थी, और वजह क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसके वजह से नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 15 देखिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये जो है यहाँ पे कोतवाल है, दरोगा है, अमला या जमींदार। यानी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कौन होता था? तो स्थानीय प्रतिनिधि आपका ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, दरोगा को ही बोला जाता था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बनाना। अब आपको बताना है कि इसमें बताइए कौन सा सही है। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन होगा केवल एक, दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाता है? आपका सी जाता। ठीक है, एक और दो दोनों। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है भारतीय रेलवे के संदर्भ में। ये प्रश्न संख्या आपका हो गया 16। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ये थोड़ा मिसलेनियस में सब आ जाता है। अब पुस्तक लेखक भी आपसे पूछा जाता है तो आपको रेडी करके रखना होगा। यहाँ पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर का इसके अलावा भी अन्य कृति भी है, जैसे आप सभी को पता होगा रेणुका हुंकार हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी, रश्मिरथी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये मैचिंग करना है और इसमें ध्यान देंगे, एक तरफ वार है और एक तरफ ईयर है। आपको बताना है कि कब ये वार जो है हुआ है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, और चलिए इसको जूम ही नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को ऑप्शन दिखे, और लास्ट में यहाँ पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है। इसमें आपको करेक्ट मैच करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर करें आप लोग। देखिए अगर इसको ध्यान देंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पहला ही पूछा गया है। अभी ये कब हुआ था आपका? आप लोग आंसर कर लिए होंगे 1780 से 84 तक। तो ये का तो आपका 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये आपका हुआ था 1750 से 54 तक। ठीक है, और 1750 से 54 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन आपको 4 में, 2 का 4 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपको 1803 से 5, कहीं कहीं 1803 से 6 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1803 से 5 हो गया। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आपका हो जाएगा 1878 से 80। अब बाकी बचा भी यही था, तो 2 4 1 3 जो लोग किए हैं सही है। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ करना, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ करना। ठीक है, देखिए इसमें यदि आपको ईयर याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करजन वायली की हत्या पहले दिया है, तो इनका हत्या जो है 1919 में हुआ था, तो ये 1919 हो गया। अनेक खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था? तो ये 1908 में। और ये आपका मुजफ्फरपुर बम कांड के वजह से इनको दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ जो है कब किया गया था? ठीक है, तो इनके द्वारा ये 1881 में। और लास्ट यहाँ बचा अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया था? ये आपका 1900 जो है 12 में। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले इसमें 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 1881 यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र, इसके बाद ये 2 हो जाएगा खुदीराम बोस की, और इसके बाद 1 और लास्ट में 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए ही दिख रहा है 3 2 1 4।
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपका ब्रिटिश जो है भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? सेना पे कितना खर्च किया जाता था ब्रिटिश भारत में, ये पूछा गया। 40%, 45%, 50 या आपको 55%? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सैन्य बल का अप्रॉक्स जो है आपका 52% के करीब में व्यय होता था। ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे आंसर जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे ए माना गया है। ठीक है, लेकिन आप बिपिन चंद्रा का बुक देखेंगे वहां पे आपको 52% के करीब में ही दिखेगा। तो आप ध्यान रखेंगे 52% लगभग खर्च होता था। तो ऐसे आंसर अगर अप्रॉक्स माना जाता तो 55 को माना जाता या 50 को माना जाता। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या आपका 20 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तो ये 20 तक आपका हिस्ट्री से प्रश्न रहा, अब आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ये 20 प्रश्न आपको हिस्ट्री से यहाँ पे पूछे गए थे। अब नेक्स्ट है आपको यहाँ पे भारत का भूगोल। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो इसमें भारत के भूगोल में पहला टॉपिक है भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र और मानव भूगोल। तो इसको लेके काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग टेस्ट सीरीज में बहुत सारा प्रश्न देखे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे जो है पानी की झील है? बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर इसका अभी तक कर भी लिए होंगे। ये वुल्लर झील ही हो जाएगा, मीठे पानी की झील। ठीक है, बुल्लर झील अब पड़ता कहाँ पे है? तो आप सभी को पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो ये संघ शासित प्रदेश भी हो गया है। तो ये जो है आपका ताजे पानी का एक बड़ा झील है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ये पूछा गया आपका कि जो तमरिया जनजाति है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड है और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर करें। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन आपका सी। ठीक है, तमरिया जनजाति जो है झारखंड में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख भी सकते हैं। ठीक है, 2014 में इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल भी कर दिया गया है। और ऐसे देखेंगे तो झारखंड की कुछ अन्य जनजाति यहाँ पे मुंडा है, बिरहोर है, उराव है, खरिया और पहाड़िया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्टेट है और एक तरफ गर्म झरने हैं। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण है, उड़ीसा तप्त पानी, महाराष्ट्र बजेश्वरी और गुजरात नारायणी। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये नारायणी कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न संख्या कितना था? ये 23। ठीक है, 24 ही होगा। यहाँ पे मानसून, वन, मिट्टी और सिंचाई और परियोजना से ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें भी सुमेलित करना है, एक तरफ मिट्टी है और एक तरफ राज्य है, यानी कौन सी मिट्टी किस राज्य में जनरली देखने को मिलती है? जलोढ़ है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये जनरली उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की वजह से और यमुना की वजह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो हो गया। काली मिट्टी जो है आपको ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। और लाल मिट्टी यहाँ पे देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश वाला हो गया क्षेत्र। और लास्ट में डिजर्ट मरुस्थलीय तो राजस्थान में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा और ये सी का जो आपका बन गया 4। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यहाँ पे नाइजर की फसल, एक तेल की फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे 37 से आपका 47%। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इथोपिया, भारत और नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाया जाने वाला राम तिल या इसे नाइजर बोलते हैं। इसके बीज में कुल मात्रा में 1/3 लगभग जो है तेल होता है, यानी 37 से लगभग 47% तक। राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत भी बताया जा रहा है। अगला देखते हैं। ये फसल चक्र के बारे में पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए लिखा है गहरे जो है जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह के फसलों को उगाना जाना फसल चक्र कहलाता है। अगला है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाले जो है फसल जो है लेनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन में आपको यही दिखेगा, केवल एक दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो।
ठीक है, तब फसल चक्र आप लोग बिल्कुल ही ये कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, अब फसल चक्र उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही बनेगा। एक फलीदार फसल यानी कोई भी, मान लीजिए दलहनी फसल आप लगाते हैं और इसके बाद बिना फली वाला फसल लगाते हैं, ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो यहाँ पे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 27। यह प्रश्न है खनिज शक्ति संसाधन उद्योग और व्यापार से, और यहाँ पे है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो आपका फैक्चुअल सा प्रश्न है, यदि याद होता है तो आप कर पाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कालक्रम अनुसार, यानी आपको ये नहीं सीधे इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि पहला भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया, रिसड़ा में पहला जूट मिल कब लगाया गया, भारत में स्टील का पहला बार उत्पादन कब किया गया, बम्बई में पहला बार कपड़ा मिल कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए कपड़ा मिल की, तो ये जो है भारत में पहली बार 1854 में बम्बई में लगाया गया था। और किन के प्रयासों से लगाया गया था, तो ये आपको जो है कावासाजी नाना भाई जो डाबर थे, उन्हीं के प्रयास से जो है लगाया गया था। द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, जहाँ तक की बात करें अगर जूट मिल की, तो जूट मिल आपको रिसड़ा में ही लगा था, रिसड़ा आपको बंगाल में पड़ता है, और ये जो है 1855 में लगाया गया था और ये देश का पहला था। ठीक है, इसके बाद यदि बात करेंगे यहाँ पे स्टील उत्पादन का, तो ये जो है 1874 में सबसे पहली बार। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। और जहाँ तक बात करें चीनी उद्योग का, तो चीनी उद्योग आपको उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले 4 बनेगा, फिर इसके बाद आपका 2, फिर हो जाएगा ये 3 और ये 1। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। ठीक, तो अगले पेज में यहाँ पे होगा आपका, देखते हैं ऑप्शन। देखिए एक तरफ जो है आपका मिनरल्स है और एक तरफ जो है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, यानी चूना पत्थर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉपर में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल यानी तांबा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बक्साइड कहाँ किया जाता है, मैग्नीज, आसान सा प्रश्न है, इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए तो चूना पत्थर की बात करेंगे तो इसका हम लोग सीमेंट बनाने में ही प्रयोग करते हैं, तो एक का तो एक ही बनेगा। कॉपर या तांबा की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिक गुड्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अच्छा कंडक्टिविटी होता है इसका। बक्साइड की बात करेंगे तो ये जो है आपका हवाई जहाज निर्माण में। अब मैग्नीज जो है आपका इस्पात उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही बन जाएगा, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता अक्साओ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। देखिए एक तो आपको पता है एनर्जी दो ही तरह का आपका, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। तो एक जीवाश्म ईंधन है और उसके बाद एक आपका होता है नॉन फोजल फ्यूल। तो इसमें पूछा गया है कि जीवाश्म के बाद भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है वो आपको पता है कोल बेस्ड पावर प्लांट से, यानी कोल थर्मल पावर प्लांट से दूसरा पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए हाइड्रो है, विंड है, न्यूक्लियर है, सोलर है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोलर जो है आपका एनर्जी से। ये देखिए 2021 का आपको रिपोर्ट यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत उत्पादन की क्षमता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कोयला का है, लगभग 51.7%। ठीक है, जबकि इसके बाद सूर्य पवन ऊर्जा है, नवीनकरणीय ऊर्जा, इसका स्रोत इसका जो है कितना प्रतिशत है, 26 है। फिर पवन का इसमें 10 है और सोलर का कितना है, इसमें 12 है। तो कोयला के बाद जो आपका यहाँ पे सोलर ही दिख रहा है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये 2021 का डाटा है, हम अपडेट जो है आर्थिक सर्वे वगैरह बताए हैं, तो वहाँ पे एक एक चीज़ जो है एक एक डाटा आपको अपडेट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पे स्थित नहीं है, नदी तट पे कौन स्थित नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है और भद्रावती है, कौन इसमें नदी तट पे नहीं है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। देखिए बोकारो की बात करेंगे तो ये दामोदर नदी पे, ठीक है, भद्रावती देखेंगे तो ये भद्रा नदी पे, और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 हो गया और ये भारत के भूगोल से प्रश्न थे।
तो अप्रॉक्स जो मान के चले 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। अब जो नेक्स्ट है आपका विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। देखिए विश्व के भूगोल से कैसे कैसे प्रश्न बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपका समुद्री चक्रवात तूफान तौकते जो है किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो ये करंट में थोड़ा चर्चा में था तो पूछा गया था। तौकते जो है ये आपका अरब सागर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको। तो ये हो गया आपका वायुमंडल विश्व भूगोल में। और अगला इसमें टॉपिक है आपका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न बनाए जाते हैं आपसे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रबर जो है आपको थाईलैंड में, कॉफी है यहाँ पे मंगोलिया, ओलिव जो है स्पेन, और गन्ना जो है ब्राजील। ठीक है, तो ये फसल और उनसे संबंधित क्षेत्र इसमें आपको गलत ढूंढना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही हो जाएगा। ठीक है, कॉफी के लिए अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि कॉफी के लिए जो है ब्राजील, ब्राजील में ही कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। ये मंगोलिया नहीं होगा, और ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे है आपको। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था। ठीक है, तो प्रश्न अभी आपका 2021 में पूछा गया है। तो वहां पे जो है ये चाइना, अभी भी चाइना ही है। ठीक है, मछली उत्पादन में नंबर 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ही बनेगा। ठीक है, और भारत जो है शायद तीसरे नंबर पे है। ठीक है, भारत में भी देखेंगे तो भारत में मछली उत्पादन में नंबर 1 राष्ट्र जो है आपका आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी हाइड्रो जो है आपका पावर से, हाइड्रो पावर प्लांट जो है सबसे ज्यादा, उसके पूरे आवश्यकता का 90%। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी नॉर्वे। ठीक है, 2010 का ही बात है ये आपका, लगभग जो है 99% करीब में। और अभी तो लगभग 100% जो है वहां पे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 99% वाला बात है। अगर आपसे पूछता कि बताइए कि प्रतिशत के आधार में जो है 100% विद्युत से जो है, यानी हाइड्रो पावर से चलने वाला देश कौन सा है, तब आप क्या बताते, आंसर इसका क्या करते। तो यहाँ पे आपका आंसर बदल जाता है, वो हो जाता है आपका पराग्वे। एक और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताइए सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन जो है कहाँ पे, सर्वाधिक जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ किया जा रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, चीन हो जाता। ठीक है, तो ये सब फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया यहाँ पे आपको अ, मानव भूगोल एवं मानचित्र वाली। ठीक है, तो मानचित्र से थोड़ा प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल सा प्रश्न था, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिंडानाओ हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो मैप का एक प्रश्न है आपका, मैपिंग से भी एक आध प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया किसके साथ, यहाँ पे बुर्नेई है, तिमोर लेस्टे है, मलेशिया है, पपुआ न्यू गिनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, बुर्नेई। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। ये देखिए ज्योग्राफी से प्रश्न आपको पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ठीक है, ये द्वीप समूह का भाग नहीं है पूछा गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं, टोंगो है, यहाँ पे तवालू, ताहिती और तिनिहन है। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 38। इसमें आपका देश है और उनका राजधानी है, और इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, ये बताना है। एंटीगुआ और बाराबूडा जो है सेंट जॉन्स, डोमिनिका सेंट डोमिनिको, अल सल्वाडोर है आपका सैन सल्वाडोर, और बहामास है नशाऊ। तो इसमें आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, इसमें जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, डोमिनिका जो है इसका सेंट डमागो नहीं है, इसका जो है राजधानी आपका रुशाऊ है। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। ये हम लोग ज्योग्राफी से प्रश्न देख रहे हैं, और इसमें एक और टॉपिक आता है आपका जनसंख्या नगरीकरण। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, एक आध प्रश्न। और 2011 का ही सेंसस मौजूद है, तो उससे प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको
असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है कि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया, यानी एसटी के बारे में आपको पूछा गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए ही बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, चूंकि यहाँ पे संख्या के बारे में पूछा गया, प्रतिशत नहीं ध्यान देंगे, संख्या के बारे में पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में लगभग जो है 9 लाख के, 9.5 लाख के करीब में। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो इससे जो है थोड़ा ज़्यादा, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो अरुणाचल प्रदेश में 9.5 के करीब में, फिर मेघालय में आपका मेघालय नहीं, यहाँ पे आपका मेघालय, हाँ मेघालय, मेघालय में तो 25 के करीब में है, ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, मेघालय लास्ट में आना चाहिए यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया, और इसके बाद जो हो जाएगा आपका मिजोरम, तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मिजोरम, देन नागालैंड, और इसके बाद सबसे अधिक यहाँ पे मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत डाटा यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, आपसे ऑप्शन में प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा गया होगा तो आंसर अलग होगा। ये संख्या है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है, टर्म ऑफ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया, ऑप्शन आपका डी ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वैसे अगर प्रतिशत में पूछा जाता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। देखिए यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, प्रतिशत में अगर पूछेगा तो ये डाटा ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, नागालैंड, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका डी होना चाहिए। ऐसे ए यहाँ पे आंसर माना गया है और ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक आध प्रश्न ऐसा हो जाता है। तो सेंसस एक और प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्ती का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पे है। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें अहमदाबाद है, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता है आपका अहमदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ज्योग्राफी का ही है और ये भी सेंसस का ही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। तो 2011 का बात है ये, यहाँ पे हिमाचल है, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बनता ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ही हो जाता। देखिए हिमाचल प्रदेश आज भी सबसे ज़्यादा गांव वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये 2011 का जनगणना का बात किया गया है, तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश का मात्र जो है 10% नगरीकरण हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बिहार ऑप्शन में दिख रहा है, बिहार 11.3% है। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा उससे थोड़ा ज़्यादा, आपका 16%, 16.70, और लास्ट में यहाँ पे राजस्थान है आपका, राजस्थान जो आपका 24.9%। ठीक है, अब इसी प्रश्न को अगर उल्टा करके पूछ दिया जाता कि बताइए गांव का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तब ये यहाँ पे क्या हो जाता आपका, हिमाचल प्रदेश ही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अब ये भी देखिए सेंसस से ही प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है। चंडीगढ़ है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग किए होंगे, और 2011 ही अवेलेबल है, दमन दीव हो जाएगा। अब प्रश्न आता है सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक जो है आपका पुडुचेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है। अब वैसे आंसर आपका यही हो जाएगा, सही है आपका, दमन एंड दीव। सबसे कम पूछा गया था तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, दमन एंड दीव में जो है रेशियो है 618 अपन 1000, यानी 1000 पुरुष और 618 जो है महिलाएं। अब आपको पता होना चाहिए कि दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मर्ज करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश आपको बना दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 43। अच्छा, देश का अगर 2011 के अनुसार अगर लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे 943। ठीक है, 9 से जो है 43 1000 में। ठीक है, अब बाकी स्टेट स्पेशल तो आप लोग ध्यान रख ही लेंगे। अगला आपका प्रश्न है 43, इसमें देखिए क्या पूछा गया, ये भी अभी सेंसस का ही प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं है, जिनका मिलियन जो है पॉपुलेशन नहीं है। अब इसमें देखिए तो आगरा है, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2011 का देख सकते हैं रिपोर्ट, एक तरफ नगर है एक तरफ जनसंख्या है। कानपुर का देखें यहाँ पे तो 29 लाख के करीब में, लखनऊ भी है यहाँ पे, गाजियाबाद है, आगरा 17 के करीब में, बनारसी, मेरठ, प्रयागराज है। लेकिन यहाँ पे मुरादाबाद देखेंगे तो 0.89 मिलियन ही है, यानी 1 मिलियन भी नहीं हो पाया है। अगला अब आपका सेक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ से प्रश्न है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, अप्रॉक्स 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, देखते हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक मेंशन किया गया है, जहाँ से पूछा गया है, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की न्याय देने की बात की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इसका आंसर करें, आसान सा प्रश्न है। देखिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। प्रस्तावना में क्लियरली लिखा गया है, ठीक है, कि समस्त नागरिकों को कैसा न्याय दिया जाएगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का भी बात किया गया है, और इसमें देखेंगे तो विचार का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट भी हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब अमेंडमेंट हुआ था। चलिए यहाँ पे लिख ही दिया है, देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इस समय क्या किया गया था, 3 शब्द आपका, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इस शब्द को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। अब धर्मनिरपेक्ष आपका ये पंथ निरपेक्ष हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए, आखिर प्रस्तावना का जो है ये उद्देश्य जो है, प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये सारा कुछ आपको पॉलिटिकल लेक्चर में ऐसे बताया गया, रिवीजन जाके कर सकते हैं। अगला है संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यानी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून कब बना सकता है, ठीक है, और कब नहीं बना सकता है, कहाँ बनाया जा सकता है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 253। ठीक है, देखिए, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता है, बिल्कुल, संघ पे संघ बना सकता है, समवर्ती पे दोनों लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता का जब मामला है, ठीक है, उसको प्रभावी करने की जब बात है, तब संसद जो है राज्य के विषय पे भी कानून बना सकता है। ये बात आपका आर्टिकल 253 में, अच्छा प्रश्न था ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी बात होगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने का, तो आर्टिकल 253 ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद 249 यहाँ पे है, ये राष्ट्रपति में राज्य सूची के संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने का शक्ति देता है। 250 में बात करेंगे तो राज्य सूची के विषय पे आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने का, ये सारा संसद कानून बना सकता है राज्य के मैटर पे, तो जब आपातकाल हो तब 250। ठीक है, और उसके बाद जो है राष्ट्रहित में राज्य सूची के संबंधित किसी मामले में कानून बनाने के लिए 249 है। 252 भी ध्यान रखेंगे, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति की बात की गई है। तो ये दोनों तीनों चारों आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फैक्चुअल सा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? फखरुद्दीन अली अहमद है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे रहे थे। ठीक है, चीटिंग। अगला है राज्य सरकार। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के कोरम पूरा करने के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, पहला है कि 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शन आपको होगा इसमें, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया अगला कि 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ, सदन के कुल सदस्यता का आधा, सदन के कुल सदस्यों का चौथाई, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जो भी अधिक हो। ठीक है, तो ये कोरम पूरा करने के लिए चाहिए, ऐसे संसद में जाए चाहे राज्यसभा में, सब यही चाहिए। अगला देखिए, ये पंचायती राज से प्रश्न पूछा गया है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है?
यहाँ पूछा गया 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई है 1993 में। ठीक है, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है। देखिए ऐसे देखेंगे तो अभी आपका टोटल 22 भाषा है इसमें। ठीक है, 22 भाषा है और बात 1993 की है। ठीक है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली सबको जोड़ा गया है। ठीक है, तो सब उसमें है। ये 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1993 वाला बात है, तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है नहीं, ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। ऐसे बी यहाँ पे आंसर माना गया है, बाकी बी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह है, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या इंद्र कुमार जो है गुजराल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अटल बिहारी जो है वाजपेयी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए जो है 6 सूत्री प्रोग्राम इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दक्षिण एशियाई में आपको बताएं सार्क के लिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न। ये अब अर्थव्यवस्था से आपका प्रश्न है, तो अभी हम लोग लगभग 49 प्रश्न यहाँ पे देख लिए। आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय और बजट से प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है? अब ये योजना कब आया था? महिला समृद्धि योजना 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 98 में, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। इसमें आपसे पूछा गया है, बताइए गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है ऑप्शन डी ही, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। ये कब आया था आपका? 2001 में आया था। ठीक, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ध्यान से आप देख सकते हैं। महिला समृद्धि योजना जो है 1993 में, स्वशक्ति योजना जो है आपका 1998, साम्राज्य योजना 89, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001 में। अभी मैचिंग करने का है, 5 ईयर प्लान से पूछा गया, स्टैटिक क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है और प्रयुक्त विकास मॉडल किन के द्वारा दिया गया था? यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में। ठीक है, देखिए पहला जो है ये चक्रवर्ती है, यहाँ पे हेराल्ड डोमर है, अशोक रुद्र मॉडल है, महालक्ष्मी। पहला जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, द्वितीय देखेंगे तो महालनोबिस वाला था, तो ये 4 हो जाएगा। और तृतीय जो है आपका ये बन जाएगा एस एस चक्रवर्ती वाला। और लास्ट यहाँ पे बचा कौन सा? अशोक वाला, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ये स्टैटिक फैक्चुअल प्रश्न था, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरा जो है महालनोबिस पे, तीसरा जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पे, और चौथा जो है अशोक रुद्र मॉडल पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका प्रश्न संख्या 22 है, 52। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है। अब सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक या व्यापार वाला होगा? ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर भी आपको दिख ही गया होगा। सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। चूंकि आपका एग्जाम 21 में हुआ है, ठीक है, तो उस समय यही सेक्टर आपका ऑप्शन ही बन जाएगा। सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 में। ठीक है, लगभग 3%। अभी भी सेवा क्षेत्र का योगदान ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृषि और उद्योग से रिलेटेड है, और इसमें पूछा गया है कि एक किसान जो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, मान लीजिए जोत है उसके पास, तो वो किस में काउंट किया जाएगा? सीमांत में, बड़ा कृषक, मध्यक या लघु कृषक में? तो ये जो है इसको लघु के अंडर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? 1 हेक्टेयर से जिसके पास कम जमीन हो, 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत बोलते हैं। लघु किसको बोलते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम 2 से 4 वाले, मध्यम 4 से 10, और 10 से ज़्यादा जिसके पास हो उसको बृहद या बड़े किसान जो है बड़े कृषक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस डाटा को। अगला आपको प्रश्न पूछा गया है, भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें किससे जानते हैं? टिनी इंटरप्राइजेस से, स्मॉल या माइक्रो या मीडियम से? ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न है यहाँ पे। यार ठीक है, सही आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि 1 करोड़ जो है आपका क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और टर्नओवर आपका अप टू 5 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसे जो है सेक्टर को हम लोग किस में रखते हैं? तो ये आपको सूक्ष्म उद्यम में रखते हैं। यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सूक्ष्म में 1 करोड़ तक विनियोग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट,
और 5 करोड़ तक टर्नओवर, और 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है आपका, 5 से 50 करोड़ तक जो है टर्नओवर है, तो इसको लघु में रखते हैं। और मध्यम जो है 10 से 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और 50 से 250 करोड़ तक आपका टर्नओवर होना चाहिए। तीनों कंडीशन ध्यान रखेंगे। अगला देखिए पूछा गया है कि भारत में कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। कृषि उत्पाद व्यापार बिल 2020, ठीक है, इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन अगले पेज में आपका। आवश्यक वस्तु का संविदा कृषि है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मार्केट जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि उत्पाद विपणन। यहाँ पे मिनिमम जो है सपोर्टिंग प्राइस का इसमें बात नहीं किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। भारत में जो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 का बात पूछा जा रहा था, तो इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इसमें बात किया गया है वस्तु का, संविदा कृषि का, कृषि उत्पादन का। ठीक, तो इकोनॉमी का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। और इसमें देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंडियन जो है कंट्रेक्ट एक्ट 1870 का नहीं था, तो एक 1872 का था। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट अब मुद्रा और बैंकिंग से पूछा गया है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में देखिए प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर पर विचार करें और उनको उनके कालक्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करें। ठीक है, कौन कब आया था, जैसे रंगराजन है, यहाँ पे DIG पटेल है, सुब्बा राव है और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो कार्यकाल यदि आपको पता है, ईयर आपको पता है तो व्यवस्थित कर सकते हैं, नहीं तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले रंगराजन, रंगराजन जो है ये आपको 1992 से 97 तक रहे थे, तो 1997 तक इनका कार्यकाल फिनिश हो गया। और DI पटेल की बात करें तो ये आपको 1982 तक इनका रहा था कार्यकाल। इसके बाद सुब्बा राव जो है आपको ये 2013 तक, और मनमोहन सिंह की अगर बात करेंगे तो ये 1985 तक रहे थे। अब यहाँ पे आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर इनमें देखेंगे तो 1900 जो है 82 तक ये पटेल रहे थे, उसके बाद मनमोहन सिंह आ जाएंगे, इसके बाद लास्ट आपको रंगराजन, और फिर जो है D सुब्बा राव। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, और यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पे तो 2, और 2 के बाद यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, फिर 1। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे आपका 4 बनेगा, फिर आपका 1 बनेगा, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न था, अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा। अब विज्ञान से प्रश्न देखेंगे, और उसमें भी देखिए भौतिक विज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला पूछा गया है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा है, प्रोग्रेसिव और लॉन्गिट्यूडनल यानी प्रगामी और अनुदैर्ध्य, प्रगामी और अनुप्रस्थ, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल है अप्रगामी, और लास्ट है अप्रगामी और अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा। सितार में जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका, ये फिजिक्स से ही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। पहला है कि मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पे सबसे अधिक सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। शून्य का दृढ़ता 1/10 सेकंड होता है। और प्री जो है सेंसेंस की बात की जा रही है। और लास्ट यहाँ पे है आपको दृष्टि का जो है दृढ़ता 1/16 सेकंड। इसमें गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे हो जाएगा। लाल रंग के लिए नहीं, हरा रंग का जो है मनुष्य का आंख उसके लिए सुग्राही होता है। बाकी जहाँ तक ये हर्ट्ज की बात है, मनुष्य के कान कहते हैं तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, तो 1000 हर्ट्ज तो इसमें सही हो जाएगा। 1/10 सेकंड तक जो हियरिंग वाली कैपेसिटी होती है, 1/16 सेकंड तक आपको इमेज जो है आपके इमेज बनता है, तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे सही था। अगला देखते हैं प्रश्न, ये 60 है। यहाँ पे दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी होगी। दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया जाए, समानांतर में जोड़ दिया जाए, नीचे के कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इन केस वन मोर, अच्छा यानी सिंपल से आपसे एक सर्किट में दो बल्ब को जोड़ने की बात की जा रही है, तो चलिए दो बल्ब हम जोड़ देते हैं एक श्रेणी में। ठीक है, पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस दिया है
पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए, तो 2 बल्ब को यानी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पैरेलल में, और एक सोर्स दे देते हैं हम लोग इसको। यही 2 केस है आपका, एक केस 1 है और एक केस 2 है। इसमें पूछा गया है बल्ब जो है किसमें ज़्यादा रोशनी जो है आपको करेगा, तो ये कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 में चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है अप्लाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेम ही हो रहा है, तो दोनों जब समानांतर में जोड़ेंगे यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस 2, इन केस 2 मोर इसमें ज़्यादा अधिक होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही होगा, ठीक है। और ऐसे वायरिंग से पूछा जाता है कि घरों में कैसा किया जाता है, तो पैरेलल ही किया जाता है, उसका वजह कुछ अलग है, ठीक है। वजह यह है कि मान लीजिए सर्किट है आपका, मान लीजिए यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, खराब हो गया, तो पूरा आपके घर का सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ऐसे में पैरेलल वायरिंग किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये 2-3 प्रश्न यहाँ से फिजिक्स से था, अब देखते हैं रसायन केमिस्ट्री से प्रश्न क्या पूछा गया। कौन सा तत्व जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, कैल्शियम, सल्फर, जिंक या आयरन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा इसमें फैक्टर होता है, तो ये आपका सल्फर होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सरसों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी तत्व सल्फर होता है। कैल्शियम जो है तनों के अग्रभाग और वृद्धि और पत्तियों को गिरने को रोकने के लिए होता है, जबकि जास्ता जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है। और लोहा जो है पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण और न्यूक्लिक अम्ल को उपचायक में जो है ये हेल्प करता है, उसके लिए आवश्यक होता है। अगला यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत जो है संयंत्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है ये। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 63। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये मानव चिकित्सा विज्ञान से यानी जंतु विज्ञान से प्रश्न है आपका, और इसमें पहला प्रश्न आपको है 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीवर में जो है ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। सिंपल सा बात है, ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में, तो ग्लूकोजोन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में, और यहाँ पे जो है ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोजोन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था। अगला देखते हैं आपका 64। यहाँ पे पूछा गया है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, तसर रेशम, गोशमार रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ये फैक्चुअल सा प्रश्न था, इसमें कुछ समझने का है नहीं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को जो है गोशमार रेशम कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, पूछा गया कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है, केला, दाल, अंडा या मछली। ठीक है, एमिनो अम्ल, जहाँ प्रोटीन वगैरह आपको जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है देखिए पूछा गया है आपसे कि एमिनो अम्ल का स्रोत कौन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एमिनो अम्ल के लिए जो है अंडा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और बात करेंगे अगर इसमें सोयाबीन में भी आपको ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सबसे अधिक पूछा गया सर्वोत्तम स्रोत यही हो जाएगा आपका। देख सकते हैं अंडा जो है में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम अच्छा स्रोत होता है। एमिनो अम्ल में एमनाइन, कार्बोक्सिल दोनों का गुण पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आपको तुलसी के पौधे औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण। तुलसी का पौधा का औषधीय हम लोग उपयोग करते हैं क्यों, अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल और फ्लेवोनोइड्स के कारण, लिथियम वाइट्स के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और पशुपालन और डेयरी से कुछ प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए एनिमल पशु है और उनका ब्रीड है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ढूंढना है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे है बफेलो है, इसका जो है नस्ल भदवारी दिया है, काऊ का सिंधी, गोट बकरी का जमुनापरी और भेड़ का यहाँ पे थार पारकर है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भेड़ वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में इसका ये ही उत्तर बताया गया था, यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भैंस का कुछ नस्ल है, आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ऐसा प्रश्न कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। मुर्रा हो गया, भदवारी, जाफरवादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी। गाय का नस्ल यहाँ पे देख सकते हैं, कांकरेज है, सिंधी, साहिवाल, नगौरी, जरसिंदी,
थारपाकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी। बकरी का यहाँ पे ब्रांड दिया है जमुनापारी है, अंगोरा, एल्गो जो है नूबियन, सानेन है, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानापुरी। भेड़ का लोही है, ये सर्वाधिक दूध वाला। कच्ची, कच्ची है, कुका है, गुरेज है, नुरेज है, बीकानेरी, चोकला, ये सब इसका जो है नस्ल है। अब इसमें अंगोरा जो है काफ़ी महंगा किस्म का ऊन होता है, जैसे आप सभी को पता होगा। चलिए, तो यहाँ पे थार प्रकार गाय का नस्ल है, ये भेड़ का नहीं, तो ऑप्शन डी ही होता। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि काशी जो है लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। यहाँ पे लेडी फिंगर ये आपका हो जाएगा। ये भी प्रजाति वाला प्रश्न ही पूछा गया था, तो ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो सही रहेगा। काशी लालमा भिंडी की एक प्रजाति है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारसी कृषि विशेषज्ञ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 68 हो गया। 69 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, द प्रैक्टिस ऑफ जो है यहाँ पे गुटी इन प्लांट्स यूज फॉर द पर्पस, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पे कीटों के नियंत्रण के लिए, वनस्पति प्रसारण के लिए, या बीजों के अंकुरन के लिए। तो ये जो आप देखते होंगे गुटिक लगाने का, ये वनस्पति फैले उसके लिए है, तो वनस्पति प्रसारण ही हो जाएगा। अगला ये कंप्यूटर से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इसमें जो है गलत कौन है ये पूछा गया है। ईमेल रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, डब्ल्यू रिफर टू वर्ल्ड वाइड वेब, सीपीयू कंट्रोल जो है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, और नेक्स्ट है एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें बस फुल फॉर्म ही पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल जो है प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 71। ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है। यहाँ पे देखें, यहाँ पूछा गया है एक बाइट में जो है 8 बिट्स होता है, 1 किलो जो बाइट में 10 से 24, 1 गीगाबाइट में 10 से 24, 1 टेरा में 10 से 24। तो यहाँ पे सी गलत है आपका, यहाँ पे आपको गलत ही पूछा गया था। ठीक है, ऐसे 1 बाइट में जो है आपको 8 बिट ही होता है, 1 किलो बाइट में 10 से 24 सही था, 1 टेरा में 10 से 24 गीगा। तो अब प्रश्न आता है कि एक जो है आपको गीगा में जो है कितना होता था, 1 गीगा में 10 से 24 मेगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो 2 प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर का भी पूछा गया था। मोनोक्लोइमिक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो फैक्चुअल से प्रश्न है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, एफ ही क्लेमेटस। अभी आपको सुमेलित करना है, इसमें देखते हैं। ये भी फैक्चुअल सही प्रश्न है इसमें। फॉरेस्ट कन्वर्सन एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है वायु जो है प्रदूषण निवारण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है, आपको याद है तो करेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में आया था, तो एक का ये हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, बी हो जाएगा। और ये वायु प्रदूषण अगर अधिनियम की बात करें तो ये जो है 1981। और वाटर जो है आपका पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट यानी जल प्रदूषण के लिए 1974 में। 1 2 3 4 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ये डी में दिख रहा है सही आपका। अगला देखते हैं, ये प्रश्न संख्या आपको 73 हो गया। 74 देखते हैं। ये पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये प्रश्न है आपका, वाटर जो है पॉपुलेशन, वाटर पोल्यूशन है ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाई। नदी का जल स्तर जो है प्रदूषण मापा जाता है किससे। जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा। ठीक है, नदी के जल में प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। अब देखिए, जल में घुली अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा बात है। अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा, प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा। जल का प्रदूषण का मात्रा जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी में के माध्यम से जो है आपको मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पूछा गया है कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। घटते उत्पादकता, ठीक है, डिक्रीजिंग जो है प्रोडक्टिविटी के मामले में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सागर झील है, घास का मैदान और मैंग्रोव है, यानी कि इसमें उत्पादकता सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम आपको लगाना है यहाँ पे सीरीज में। तो सबसे ज्यादा तो आपको मैंग्रोव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो मैंग्रोव में सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद घास के मैदान में सबसे उपजाऊ यही होता है मैंग्रोव, फिर इसके बाद झील और सागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बताइए धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। धूपगढ़ का चोटी, तो ये सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान में है। फैक्चुअल सा प्रश्न था आपका। 77 देखते हैं यहाँ पे, नहीं 77 प्रश्न, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भी आपके पास आ चुका है, तो वो हम यहाँ पे एक टॉपिक में करा चुके हैं डिटेल में, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। ये 2019 के बारे में पूछा, किस राज्य में जनजातीय जिला की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है और मणिपुर है। 2019 में जो है यहाँ पे नागालैंड और मेघालय, ठीक है। जनजातीय, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जनजातीय जिला के बारे में पूछा है, तो आप देखेंगे तो नागालैंड में भी 11 और मेघालय में भी 11 जनजातीय जिला था, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन बनता, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। बाकी अभी तो हाल फिलहाल अपने पास 2021 का रिपोर्ट है, और इसमें देखेंगे तो नागालैंड में 11 जनजातीय जिला की संख्या है और मेघालय में 7 है, ठीक है। मिजोरम में आपको 8 है और मणिपुर में कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कि जनजातीय जिला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो आप बताएंगे नागालैंड में, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा, देन आपका मेघालय और मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, ठीक है। वो जैव विविधता के लिए मतलब बेहतरीन कंडीशन कौन जो है भारत में, पूछा गया है। अरावली की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट ही हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश देखने को मिलता है, घने जंगल यहाँ पे होते हैं, तो ये वेस्टर्न आपका घाट ही हो जाएगा जैव विविधता के लिए, ठीक है। 1988 में देखे थे यहाँ पे नामर्स मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। भारत में जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट एक पश्चिमी घाट है, एक इंडो बर्मा का क्षेत्र है, एक हिमालय वाला है और एक सुडालेट है, ठीक है। आगे अब प्रादेशिक सामान्य ज्ञान है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। अब ये स्पेशल जो है यूपी स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है, एक नहीं 2-4 वीडियो बना हुआ है, मैप के माध्यम से बताया गया है, जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। तो एक हिस्ट्री का आपका प्रश्न हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका 1797, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 80। तो यूपी स्पेशल आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि बताइए उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पे, तो उस समय के लिए करंट अपडेटेड था, ठीक है। और उस समय के लिए आंसर था भारत डायनेमिक लिमिटेड आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूपी स्पेशल में यूपी करंट से भी प्रश्न एक आध आपसे बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी हाथ, उपयुक्त जो है लोका के संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है, ये किसके द्वारा, तो ये जो है विभूति अल्लाह से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जा दिन जन्म भयो अल्लाह की धरती धसी ढाई का हाथ, ये लोकोक्ति जो है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति आल्हा से है। आल्हा और उनके छोटे भाई जो है उदल का जन्म कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिला था आपको, महोबा, ठीक है। ये चंदेल वंश के शासकों सेनापति थे ये, और इन्हीं से ये जो है रिलेटेड बात है। पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जो है जगनिक की एक कविता है अल्लाह खंड, इसमें यह मिलता है। अगला है आपका 82, ये भी आपका यूपी स्पेशल है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, सोन, हिंडन, गंडक, शारदा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गंडक नदी, ठीक है। ये गंडक नदी जो है पूरी तरह से बिहार में आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये गंडक नदी का उद्गम जो है कहाँ पे, नेपाल हिमालय से होता है, और इस शालिग्रामी के नाम से भी जानी जाती है गंडक,
नारायणी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन जो है पूछा किया गया था, एक सेकंड हम देख ले। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो ये तो बॉर्डर बनाते हुए आती है, गंडक नदी। ठीक है, और इसके अलावा एक और नदी देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में क्रमनासा नदी, तो ये बॉर्डर जो है बनाती है। तो ये पूछा गया था, प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसी को ऑप्शन यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है आपको, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से होते हुए आके आपको पटना बिहार में, ठीक है, आके ये मिल जाती है। हिंडा नदी की बात करेंगे तो सहारनपुर जनपद से, ठीक है, कलुआला जो है खोल नामक शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम जो है बुद्ध, यहाँ पे मुजफ्फरनगर है, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है ये। ठीक है, शारदा नदी, या शारदा नदी को काली और महाकाली के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है, तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा जो है निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर ब्रह्मघाट, बाराबंकी में आके घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यूपी स्पेशल ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है ये, भारत में उच्चतम दूध उत्पादन का प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए, उस समय के गन्ने का उत्पादन में तो है ही, ठीक है, और ये आपको जो है दूध उत्पादन में हो जाएगा। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो अभी भी हाल फिलहाल का डाटा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक है, ये हम डाटा वगैरह आप सभी को बताए हैं, करंट अफेयर में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध गन्ना में जो है भारत में पहले पे, जबकि चावल में जो है पश्चिम बंगाल के बाद ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में अगर पूछा जाता तो ये पहले स्थान पे आपको हो जाता। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके, और यहाँ पे आपको बताना है, ये नीचे दिए कूट के हेल्प से कौन सा सही होगा, यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था, कानपुर का, लखनऊ का, या बनारस का? ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी आपको याद है तो आप पहले करके और ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनारस का अधिवेशन है, बनारस का 21वां अधिवेशन था, और ये 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के समय में। ये डी का तो 2 बन रहा है यहाँ पे, और डी का 2 ऑप्शन में देखें यहाँ पे, तो 2 ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, तो यहाँ पे बी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी एक आधा और पता हो। ठीक है, तो बनारस वाला हो गया अपना। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक है, कानपुर जो है सरोजनी नायडू, और कानपुर जो है सरोजनी नायडू, ये कब हुआ था, तो ये 1925 में। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। और लखनऊ वाला अधिवेशन जो है आपका 1916 में, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, 32वां अधिवेशन था, अंबिका चरण मजुमदार, तो ये 1916 ही हो जाएगा। और मेरठ वाला लास्ट बचा है यहाँ पे 1900, आपको ये 46 हो जाएगा। 3 4 1 2, ये ऑप्शन जो है सी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 85 यहाँ पे पूछा गया है कि यूपी स्पेशल, ये भी आपका उत्तर प्रदेश स्थान क्षेत्र है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है इसमें, ये बताना है। ठीक है, देखिए, जल बिहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में, शुक्र ताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका जो गलत है, ये ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और ये जो बलदेव छठ का मेला है आपको, ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, और लखीमपुर खीरी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, नेपाल के साथ जो है बॉर्डर नहीं बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ये हम मैप बहुत अच्छे से कराए हैं, आप जाके एक बार देख लेंगे, मैप वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? कौन सा ऐतिहासिक मेला है वहाँ का? ये नचौंदी का मेला है, वावरू वावा का मेला है, फुडोल का मेला है, बटेश्वर का मेला, ये ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, नचौंदी मेला। तो यूपी स्पेशल ये सब प्रश्न पूछा गया आपसे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 88,
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल का प्रतिशत बताना है, काम करने वाले, तो लगभग 23%, ठीक है, 23.7%। अगला है, आपको पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये बंगाल से अलग करके ये 1833 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये निम्न राज्यों में से कौन जो है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पंजाब में तो, पंजाब हरियाणा में आपको ज्यादातर देखेंगे तो नहरों से सिंचाई किया जाता है। यहाँ पे दिया है 2017-18 का डाटा आपको कि लगभग 74% नलकूप वगैरह किया जाता है। नहर देखेंगे तो नहर से 15% उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुआं के द्वारा जो है लगभग 8.7 है। अगला है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी यूपी स्पेशल ही आपको यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए आधा प्रश्न उस साइड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो कोई यहाँ प्रॉब्लम है नहीं बनाने में। देखिए यहाँ पे कोल है अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा में, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपको महोदय श्री कनौज में, अजिजाक भूति कौशाम्बी में। तो ये जिजाक भूति जो है यहाँ पे ये गलत हो जाता, ये देखिए कौशाम्बी नहीं, आपका बुंदेलखंड होता। बाकी सब जो है सही है ये। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ये राजा जो है चैत सिंह के द्वारा किया गया था, कहीं राजा चैत सिंह के द्वारा। अगला देखें, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। तो यूपी स्पेशल ये प्रश्न आपको पूछा गया है। पहला यहाँ पे कि इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य किया गया था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक था। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ये पूछा गया था किसके बारे में? कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर के बारे में पूछा गया था, सारा ही सही है। अगला देखते हैं, 94 है यहाँ पे। देखिए ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये निजामाबाद हो जाता। यूपी स्पेशल हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे 95। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे। पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसमें बताना है आपको कौन सही है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या आपका 95 है, तो इसमें सही आपको बताना है। तो पहला तो यहाँ पे सही है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको देखेंगे तो पूरा स्थल में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऐसे देखेंगे जौ वगैरह तो आपको मेहरगढ़ में देखने को मिले थे, ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा और केवल एक तो ऑप्शन ए में ही है। अगला देखते हैं। तो देखिए यूपी स्पेशल से प्रश्न आपके बनाए गए हैं आपके एग्जाम में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रारंभ हुई थी? तो ये पहला प्रथम वाला भी डाटा पूछा जाता है। ये मिर्जापुर से जो है शुरू किया गया था। ये 96 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 96 के बाद आपका 97। यहाँ पे देखिए कुट एक को कुट दो से आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही है। चैती है, कजरी है, रशिया है, शोहर है। तो ये भी आपको एक लोकल प्रश्न यहाँ पे लोकगीत वाला यहाँ प्रश्न पूछा गया है। देखिए चैती जो है ये आपको क्या हो जाएगा, एक मौसमी गीत हो जाएगा, ठीक है। कजरी जो हो जाएगा विवाह के समय जनरली देखने को, और मौसमी गीत हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। रसिया जो हो जाएगा आपको ये ब्रज का लोकगीत है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और शोहर ये जो है संस्कार गीत है, तो ऐसे में 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 और 4 3 2 1 तो आपका ऑप्शन जो है ए में ही दिख रहा है। यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब जो प्रश्न पूछा गया आपका, अब यूपी स्पेशल के बाद रीजनिंग से,
तो रीजनिंग और मैथ से भी प्रश्न कुछ पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए कि शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे है। इन सब में दूसरे स्थान पे कौन आएगा? डिक्शनरी अगर आपको देखने आता है तो बिल्कुल आप लोग अभी तक कर लिए होंगे। यहाँ पे कंक्लूजन है, कंस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका ए ही बन जाएगा। यहाँ पे सी ओ एन देखिए सारे में कॉमन है, नहीं सी ओ एन है, यहाँ पे सी ओ एन है, ठीक है, तीनों इसमें तो नहीं है। लेकिन सी ओ एन के बाद यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ भी सी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद देखें तो यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल है, तो ऐसे में आपका यही बन जाएगा। तो कंसंट्रेट फिर कंक्लूजन दूसरे पे आता। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया आपको कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी जो है किससे संबंधित होगा? तो पाइप से हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं विद्युत तार में जो है तार से गुजारा जाता है, तो पानी पाइप से होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद हैं? तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 महाजनपद। और इसमें हम लोग देख सकते हैं 8 महाजनपद के यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। काशी कौशल हो गया, काशी जो है वर्तमान वाराणसी में आपका देखने को, कौशल जो है अवध वाला क्षेत्र आपका, और मल जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया जिला हो गया, चेदी आधुनिक बुंदेलखंड वाला हो गया, बदसोह इलाहाबाद वाला बांदा जिला हो गया, कुरु जो है मेरठ दिल्ली थानेश्वर वाला इलाका हो गया, और पंचाल आधुनिक रुहेलखंड बरेली वाला, और सुरसेन। तो टोटल 8 है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 1 से 1। तो एक आध प्रश्न इसमें और पूछ दिया गया था, यूपी स्पेशल ये भी प्रश्न था आपका। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत आपको ढूंढना है, ठीक है। 2 है, 16 है, 16, 2, 6, 16, 38। तो देखिए अब इसमें देखिए पहले 2 है, 2 के बाद आपका 6 आया है, ताकि 2 के साथ क्या किया गया है कि 6 आया है, अब अपने को यही जो है देखना होगा, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, प्लस 2 ऐड करते हैं, तो 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 2 कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक। अब देखिए 6 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे अब 4 ऐड करते हैं, तो 6 दूने 12, 4 16, 16 आ गया। तो ये 2 और 6 आ गया 16। तब फिर जो है 16 में क्या करेंगे, 16 में अपने को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना होगा, तो 38 और 6 44, लेकिन यहाँ पे 38 है, तो यही आपका गलत मिल गया, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? अच्छा, गलत यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये तो शायद सही ही आ रहा है, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको। 2 है, ठीक है, तो 2 में क्या करते हैं, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, 6 बन जाता है, सही है। दूसरा जो है 6 आता है, तो 6 में अपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और अब की बार 4 ऐड करना है, तो 16 आ जा रहा है, सही है। अब जो है 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना होगा, तो 16 दूना 32 से 38, सही है, ये भी सही है। इसके बाद 38 आपका आ गया, 38 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड क्या करेंगे, अब 6 ऐड कर रहे थे तब 8 ऐड करें, तो ये 38, 8 दूना 16 हो गया, और 3 दूने 6, 1 7, और इसमें 8 ऐड कर दिए, 8 6 14, 84 आ गया, ये भी सही है। अब 84 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना करेंगे, 10 ऐड करेंगे अब की बार, तो ये 4 दूने 8 हो गया, 8 दूना 16, और इसमें 10 ऐड करेंगे, 178। ये 168 आ रहा है, तो यही गलत हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ इसमें, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9 है? तब ऐसा 3 आपको ढूंढना है, ठीक है। मुश्किल ज़्यादा तो प्रश्न ये दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या बताना है कि कितने ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है और बाद में 9 नहीं है। तो चलिए एक हम लोग 3 यहाँ पे देखते हैं। अब 3 से पहले यहाँ पे क्या है कि आपको 6 नहीं होना चाहिए, तो चलिए 9 है, और इसके बाद जो क्या होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 नहीं है, तो ऐसा 3 एक हो गया। दूसरा 3 देखें, अब 3 से पहले यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इस 3 को तो काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 3 से पहले 9 है, क्या इसको काउंट करेंगे? हाँ काउंट करेंगे। बाद में जो है क्या होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, ये दूसरा हो गया 3। नेक्स्ट देखते हैं 3, 3 से पहले 6 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, 3 से पहले 6 है, तो ये भी नहीं, तो यहाँ पे 2 ही हो रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 102 नंबर प्रश्न। 103 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच वन इज ऑड एमंग द फ्लोइंग ग्रुप? टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन आपका क्या बन जाता? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टोक्यो है, लंदन है, बीजिंग है, ठीक है, तो ये तो राजधानी है। न्यूयॉर्क क्या है, अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है, तो न्यूयॉर्क ही बन जाता। अगला देखिए,
यहाँ पे लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, लुप्त संख्या यहाँ पे बताना है, ये भी आप बता सकते हैं। देखिए रो कॉलम ऑपरेशन करके बताना है। देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग टेस्ट में बहुत सारा किए हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दो ही ऑपरेशन लग सकता है, नहीं तो कॉलम, तो एक कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3, ये रो 1 हो गया, ये रो 2, ये रो 3 और रो 4। चलिए कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो अच्छा रो ऑपरेशन करके देखते हैं, 5 6 11 होता है, 12 है, एक ऐड कर दिया है, 4 3 7 1 8, ये ऑपरेशन जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं इसमें कि ये सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 4 है, 2 है, 18 है। तो एक काम करते हैं, 5 में 4 ऐड करते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 5 4 9 दूना 18। 5 में 4 ऐड कीजिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगला चेक करके देखते हैं, 6 में 3 ऐड कीजिए तो 9 आ जाएगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 12 में यहाँ पे क्या करना है, 4 ऐड करना है, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 में अभी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो 16 में सिंपल सा बात है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है। दिशा है, कंपास है, सुई है, चुंबक है। तो देखिए सुई, चुंबक, कंपास और दिशा, तो आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपास, सुई और मैग्नेट सारा दिशा सूचक यंत्र है, लेकिन दिशा तो कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो रीजनिंग का प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई देते हैं। यानी जब आप मिरर इमेज लेते हैं तो जो जैसे है वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे हम मान लीजिए मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया आपसे। ठीक है, जैसे मैं मान लो ए का मिरर इमेज मैं लेता हूँ, तो ए का मिरर इमेज देखेंगे आप यही बनेगा। लेकिन यही मैं यदि बी का मिरर इमेज ले लेता हूँ, बी का, तो बी का मिरर इमेज कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो बी का तो वैसा नहीं बन रहा है। ये पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पे कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका सेम वैसे ही दिखाई देगा। एक तो आपका ए हो जाएगा, एक एच हो जाएगा, इसके अलावा आपका आई हो जाएगा, एम, नेक्स्ट ओ हो जाएगा, टी, यू, डब्लू हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 4 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या बन जाएगा आपका, 10। ऑप्शन जो है 10 ही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन एक बार और देखते हैं, ए एच हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका, हाँ ओ भी हो जाएगा, ओ तो हम लोग लिख लिए हैं, टी, टी चलिए टी भी लिख लिए हैं, यू, अच्छा भी एक यहाँ पे छूट गया है, भी हो जाएगा, 11 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 11 कर लेंगे। देखिए अगर मिस्टेक से एक आध छूट जाए तब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। अगला देखिए, इसमें पूछा गया है कि भिन्न को चुनिए, ये भी रीजनिंग ही है आपका। तो मैक्सिमम रीजनिंग ही पूछा गया, अभी तक मैथमेटिक्स का एक भी प्रश्न नहीं है आपका। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। जे आर 6 है यहाँ पे, ई के 5 है, आर भी। तो अब देखना होगा आपको कि ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आर भी है, तो आर जो है 18 नंबर पे होता है और वी जो है 22 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे इसके बाद 3 लिखा गया है, तो 22 में से 18 जाता है कितना, 4 आता है, यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। अच्छा वैसे करके और देखते हैं, डी जी वाला देखते हैं। डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे आपको पता है, और जी जो है आपका ये 7 नंबर पे। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 लिखा हुआ है। चलिए ये भी दोनों एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई के वाला। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे होता है। के आपका जो है 11 नंबर पे, 11 माइनस 5 6 हो गया, 6 माइनस 1 किए 5 आ गया, ये भी सही है। अब ये जे वाला देखते हैं, तो जे आपका कितने नंबर पे थे, 10 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7। तो यहाँ पे यदि 7 होता तो ये भी इसी के जैसा हो जाता। यानी ओवरऑल देखिए किया क्या गया है इसमें, इसका बस पोजीशन लिखा गया है। ठीक है, अब माइनस किया गया है, जो आया है उसमें से एक माइनस सब में कर दिया गया है, तो नेक्स्ट वाला आ गया है। ठीक है, इसमें हम लोग कर रहे हैं तो 10 माइनस 18 आता है, 18 माइनस 10 कितना, 8 हो गया, 8 में से 1 करे तो 7 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 6 लिखा है, इसीलिए ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये किसी कोड का मैसेज होटल के लिए जो है 300 लिखा गया है, तो बोर के लिए क्या लिखा जाएगा। तब सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा आखिर होटल को जो है आपको 300 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो होटल में एच जो होगा 8 नंबर पे आ जाएगा, ये 15, ये टी जो है आपका 20 नंबर पे,
ई 5 नंबर पे और एल कितना पे हो जाएगा आपका, ये 12 पे हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसको सबको ऐड करेंगे तो ये 12 5 17, 17 20 आपका 37, 37 5 42, 10 52 8 60 हो रहा है। 60 आ रहा है, लेकिन 60 को क्या लिख रहा है, 300 लिख रहा है। इसका मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बोर को कोड लिखते हैं। बोर बी जो है 2 नंबर पे आता है, ओ आपका कितने पे आता है, 15 पे, आर आपका 18 पे, और ई आपका कितने पे आ जाएगा, 5 पे। सबको ऐड करें, 15 2 17, 17 18, ये 35 से 5 40 हो जाएगा। तो ये 40 आ रहा है, और इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 40 में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 200। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे तो होटल में 5 लीटर है, तो 5 लीटर है तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोर में 4 लीटर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका 40 था, इसमें 4 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, अब रीजनिंग का कोई अब इसका लॉजिक बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यही बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें वर्ग की बात करें तो एक तो ये वर्ग बन जाएगा स्क्वायर, जिसका साइड सेम होता है। एक दूसरा ये बन जाएगा, क्या कोई और वर्ग बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। एक वर्ग यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये बीच वाला। तो 3 स्क्वायर बन रहा है, इसके अलावा कहीं स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अब सी और डी में कुछ होगा। तो देखिए सी डी दोनों में ऑप्शन 3 3 स्क्वायर है। अब हमको जो है ट्रेंगल भी यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंगल देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे हो गया। अब दो दो को मिला के देखेंगे तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 13 14 15 16 हो गया। इसके बाद जो है और ट्रेंगल दिख रहा है कहाँ, और ये जो है, अब क्या करें, अब ये बड़ा वाला ट्रेंगल एक देखते हैं। 16 के बाद ये वाला एक बड़ा वाला ट्रेंगल, ये भी एक ट्रेंगल बन रहा है, तो 17 हो गया। ठीक है, फिर एक ये वाला ट्रेंगल दिख रहा है अपने को, ये वाला। ठीक है, 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका तरीका यही है कि पहले सिंगल वाला कर ले, फिर डबल वाला, फिर ट्रिपल वाला ऐड करेंगे, फिर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ग सही है, ऑप्शन डी ही होगा। अगला देखिए यहाँ पे, फिर आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है। फ्लोइंग वर्ड कांट रिटन फ्रॉम टीचर्स, यानी टीचर से कौन वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा गया है। यानी इन लेटरों से कौन वर्ड नहीं बना है, तो देखिए ये रिच, REACH, क्या आर इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ई आ रहा है, बिल्कुल। ए सही है। सी आ रहा है, हाँ आ रहा है। और एच भी आ रहा है, तो ये तो बन सकता है। चीयर देखते हैं, सी इसमें आ रहा है, सही है। ठीक है, सी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, और आर भी, ये भी बना सकते हैं। ये सर्च बना सकते हैं क्या, एस इसमें है, बिल्कुल है एस यहाँ पे। ई है, हाँ है। ए है, बिल्कुल है। RCH। अब देखिए सी है, एच है, ए, आई इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए आई तो टीचर में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 110 हो गया। अब इसके बाद आपका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको हम लोग बस एक नज़र में देख लेते हैं। ऐसे ये करंट तो आपके काम का नहीं होगा, बस इतना आपको समझने वाला होगा कि आखिर प्रश्न जो है बनाए कैसे जाते हैं। करंट का प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, क्या फैक्चुअल पूछा गया है या कुछ कंसेप्चुअल भी पूछा गया है, ये हम लोग देख लेंगे। यहाँ से देखिए समसामयिक का प्रश्न है, तो अभी तक 110 प्रश्न हो गया, तो लगभग हमको लगता है 30 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021, चूंकि एग्जाम 2021 में हुआ है, तो देखिए जून का प्रश्न पूछा गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता था, तो ये तिरुपति आपका हो गया। तो इस तरह का प्रश्न बनाया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था, तो ये जो है आपको फणींदर में। ठीक है, तो पहला जो है ये मेहसाना गुजरात में शुरू किया गया था। तो देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला देखिए पूछा गया है प्रश्न संख्या 113। इसमें पूछा गया है कि शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्वयं सहायता के लिए, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान था। ये राष्ट्रीय पोषण था, शबरी संकल्प। नेक्स्ट देखते हैं 114। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कल कलरी जो है, पायटू है, थांगता है, मलखम है, गतका है, उपयुक्त में से किस खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सम्मिलित किया गया था। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन इसमें सम्मिलित किया गया, ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे तो अगर ध्यान देंगे, चलिए ऑप्शन तो आप सभी को दिख नहीं रहा होगा। देखिए सारा को ही सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे डी ही बन जाएगा आपका। तो देखिए इस ये प्रश्न बस मैं दिखा रहा हूँ कि
आप लोग नेचर समझ सके कि आखिर प्रश्न आपका करंट अफेयर का कैसा बनाया जाएगा। किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? तो देखिए जो योजना स्कीम वाला है बात है, पूछा जा रहा है, दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 116। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपको विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है। तो ये आगरा इसमें नहीं था। हृदय जो शहर चुना गया था, तो 12 शहरों को चुना गया था। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर था। अगला देखिए संगम योजना, तो योजना वगैरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए था ये संगम योजना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा बंधन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ, ये भी योजना से प्रश्न हो गया, नागालैंड को दिया गया था। अगला देखते हैं 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, किससे था? ये जो है न्याय आपके द्वार से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन देश का अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर थे? अब्राहम समझौता पे जो है किसका हस्ताक्षर हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये जो है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाता। तो एक नेचर देख सकते हैं आप प्रश्नों का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी जो है इंडिया डैशबोर्ड 2020 से किसके अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? टॉप 10 में कौन शामिल नहीं था, ये पूछा गया इसमें। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका था 121। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो है ये पंजाब नहीं शामिल था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 122। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपके भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ जो है बनाया जा रहा है? ये नासिक में। ये मिसलेनियस प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, अब देखिए ये जो फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लीमा पेरू में। ठीक है, ये मिसलेनियस प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा योजना कौशल विकास से संबंधित है? ठीक है, इसमें ऑप्शन था आपका कि कौशल विकास से रिलेटेड इसमें कौन सा योजना है। देखिए इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये जो है आपका स्ट्राइव आपका हो गया, संकल्प और श्रेयस, ये सब था यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था आपका कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रश्न बनाया जा रहा है जर्मन वाच के द्वारा। और नेक्स्ट देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में आई थी? तो ये द इंडिया स्टोरी। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 127। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे तो ये आपको भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था 2000 आपको 5 में। अगला इसमें है निम्न ऋतुओं में से भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये जो है शरद वसंत कालक्रम व्यवस्थित करना था, फैक्चुअल सा प्रश्न था। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है आपका। अगला देखिए जीवती आचार संहिता, ये सब मिसलेनियस प्रश्न है। ये किससे रिलेटेड था? तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय समूह है। और नेक्स्ट आपका प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये अपने समय में चर्चित उपन्यास जो है झीनी झीनी बीनी जो है चदरिया के लेखक कौन थे? तो ये अब्दुल जो है बिस्मिल्ला। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये मिसलेनियस है, इसमें आपका प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देखिए चुकंदर है चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो नीचे दिए गए कोड के हेल्प से बताना है। तो इसमें जो है सारा ही सही है आपका, तो ऑप्शन डी बन जाता। अगला देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था कि भारतीय शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? ये सब एक फैक्चुअल प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक प्रश्न है। तो इसका जो है सही ऑप्शन आपका न्यू दिल्ली बन जाता। ठीक है, तो विविध भी यहाँ पे पूछा गया आपका। अगला है आपका प्रश्न संख्या 133। इसमें देखिए फ्रूट है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्पादक कौन है इसमें, ये पूछा गया था। तो ये तो डाटा बदल गया होगा। बाकी इसमें देखेंगे फल है तो आम में जो है उत्तर प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा, तो एक का तो 4 बनता है यहाँ पे। ठीक है, लीची में जो है आपका बिहार हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोकोनट नारियल की बात करेंगे तो आपका केरल हो जाएगा। और लास्ट में एप्पल आपका ये जम्मू कश्मीर। तो ये आप लोग कर लेते। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? ये कच्चे तेल की कीमतें हो जाता। ये टर्मिनोलॉजी वाला एक प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। देखिए डेनिश जो है डेनमार्क भाषा। ठीक है, भाषा और देश। डच जो है नीदरलैंड का, मंदारिन चीन का,
भाषा थाईलैंड का, तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड का थाई भाषा चलता है, उसमें भाषा नहीं चलता है। अगला अगर देखते हैं तो इसमें पूछा गया था कि आपका डीवी, यहाँ पे पूछा गया है डेविन सी प्लस और जो है यहाँ पे वेटस जो है नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित किससे थे, तो ये जो है शुक्र से संबंधित था। तो 2021 का ये करंट है, तो बस एक नेचर देख सकते हैं यहाँ पे। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच, तो ये ढाका और जो है न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। और अगला था पारंपरिक लोक जो है नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था, तो ये जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, और एक दो प्रश्न और होगा, 140 प्रश्न है, तो 139 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति में, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस का, गैर जो है वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर हो गया, गैर जो है पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसमें क्या बताना था आपको, कौन सा गलत है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारीय ऊर्जा आपको काउंट नहीं किया जाता है, जो प्रकृति से हम लोग को डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो मानव द्वारा इसमें अगर कोई संशोधन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसको प्राथमिकी में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा आपका पवन सोलर वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बन जाता है आपका। अगला देखते हैं, लास्ट इसका प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और इसमें ध्यान देंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है सीडीपी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सन्मुति, और नेक्स्ट है आपका विलेज स्कीम की शुरुआत केवीएस के द्वारा। जिला जो है ग्राम विकास अभिकरण की शुरुआत जिला स्तर पे किया जाता है, इसमें बताना था, इसमें ऑप्शन आपका सही बन जाता। तो ये जो है यहाँ पे कुछ मिसलेनियस सा प्रश्न था, तो ये हम लोग देखें कि इसमें ओवरऑल देखेंगे तो यूपी स्पेशल से आपको प्रश्न बनाए गए हैं। फिर आप हिस्ट्री भी हम लोग देखें, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न लगभग 20 के करीब में। ज्योग्राफी से प्रश्न आपका पूछा गया है, अच्छा खासा प्रश्न। इकोनॉमी भी पूछा गया है, साथ साथ मिसलेनियस भी डाटा आपसे पूछा गया है। यूपी स्पेशल खूब सारा प्रश्न, करंट अफेयर का भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये मोटा मोटा जो है इसका एनालिसिस आपको रहा है। बाकी अगला में हम लोग हिंदी देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।